आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच। आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच का टॉपिक हमारे सिलेबस में है और मैं हूं सत्यपाल। तो आइए सीधा हम मिलते हैं। हमारा आज का टॉपिक आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच। आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच का अर्थ है कि इसमें तर्क होता है, लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है। हम तर्क से अपनी बात पर जोर देते हैं। एन आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच इज अ काइंड ऑफ स्पीच इन विच आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन। तर्क दिए जाते हैं। इट इज यूज टू गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ अ टॉपिक और अगेंस्ट अ टॉपिक। आप कल्पना कीजिए कि आपको कहना हो, कोई आपको कहे कि आप स्मोकिंग पर एक भाषण दीजिए, तो आप उसके अगेंस्ट ही भाषण देंगे। आप कहेंगे स्मोकिंग अच्छा नहीं है, स्मोकिंग से कैंसर होता है, स्मोकिंग से जहां आप सांस लेते हैं वहां बदबू फैल जाती है, स्मोकिंग से आग भी लग सकती है। आप आप जितना आपके मन में होंगे सभी डाउट्स उसके अगेंस्ट में देंगे। यही बात अगर दूसरा कहे कि आप हरे फल, हरी सब्जियां और फलों के लाभ बताइए, या हरे फल और सब्जियों पर कमेंट कीजिए, हरी सब्जियों पे, फलों पे कमेंट कीजिए, उनका सेहत में क्या योगदान है, तो आप नेचुरली उसके पक्ष में बोलेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिनके पक्ष में भी बोलेंगे, विपक्ष में भी बोलेंगे। आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। इट इज यूज टू गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ अ टॉपिक और अगेंस्ट अ टॉपिक। किसी भी एक टॉपिक की फेवर में हो सकता है, टॉपिक के अगेंस्ट हो सकता है। इट इज यूज्ड एज एन ओपिनियन टू चेंज द माइंड ऑफ द ऑडियंस। आमतौर पर किसी चीज में आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक की जरूरत ही क्या होती है? वकील जो जिरह करता है वो जज को ये समझाने की कोशिश करता है जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। सामने वाला वकील ये कोशिश करता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, और डिसाइड करना होता है जज को कि कौन सा ज्यादा सत्य है। The speaker chooses a topic. The topic is often one on which people do not agree. इसलिए आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक आमतौर पर वो होता है जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हम कह रहे हैं उसके साथ सहमत कर लें। स्पीकर टेक्स वन साइड एंड ही और शी ट्राइज टू प्रूव दैट दिस साइड इज राइट। स्पीकर ये बोलने की कोशिश करता है जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। दुकान पर कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति या कोई भी क्रॉकरी बेचने वाला व्यक्ति आपको आर्ग्यूमेंट्स देता है कि ये बहुत अच्छा है, ये ड्यूरेबल है, औरों के मुकाबले सस्ता है, इतने पैसे में ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। जो आर्ग्यूमेंट्स करता है वो सब चीज़ें वो अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। द स्पीच इज बेस्ड ऑन रीजन, तर्क पर आधारित होता है। इट ऑल्सो यूजेज फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स भी उसमें वो कोट कर सकता है। जी हमसे एक ग्राहक ले गया था, वो दोबारा दो और लेने आया, एग्जाम्पल दे सकता है। द मेन एम ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेड स्पीच इज टू कन्विंस पीपल, लोगों को कन्विंस करना कि आप वही सोचें जो मैं सोच रहा हूं। द स्पीकर यूजेस क्लियर आइडिया फॉर दिस पर्पज। स्पीकर जो है बिल्कुल क्लियर अपने विचार व्यक्त करता है। स्पीकर गिव्स रीजंस, तर्क देता है। दीज रीजंस सपोर्ट द मेन पॉइंट, और ये सब रीजंस जो है एक मेन पॉइंट जो जिसको वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। स्पीकर ऑल्सो ट्राइज टू शो दैट ऑपोजिट साइड इज वीक। कोई भी व्यक्ति जो कहेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, तो उसके अगर बराबर में कोई चीज खड़ी है तो वो चीज को वो कोशिश करेगा कि मैं दूसरी चीज का कहूं तो उससे ये वाला बेहतर है। और इसलिए वो सामने वाले ओपोजिट या दूसरी या कंपटीशन में जो चीजें उनको वीक साबित करने की कोशिश करता है, कई बार नाम लेकर, कई बार नाम ना लेकर। जैसे आपने देखा होगा कि किसी एक सीमेंट की ऐड आती है कि इंडिया का नंबर वन सीमेंट, और ऐसा कई सारी सीमेंट्स कह रही है कि नंबर वन। अब कौन सा नंबर वन है कोई पता नहीं है, किसी ने अपनी ऐड में पहले शामिल कर लिया कि नंबर वन, तो दूसरी नंबर टू नहीं हो जाती हैं। लेकिन वो अपने पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहा है। दिस मेक्स द स्पीच स्ट्रॉन्गर। द ऑडियंस लिसन्स टू both sides but the speaker guides them to one clear view। देखिए ऑडियंस के माइंड में दोनों चीजें हैं। आप फायदा बताएंगे, कोई ऑडियंस में सोचेगा ये इसका नुकसान भी तो है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हाँ है, लेकिन नुकसान 3 है, फायदे 18 हैं, तो कौन सा ज्यादा है? फायदा ज्यादा है, इसलिए आपको खरीदना चाहिए। हो सकता है कि वो, देखिए कोई आदमी आउटराइटली बिना लॉजिक के किसी चीज का अगर नुकसान को वो सहमत ही ना हो कि ना ना जी नहीं होता ही नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर ये नहीं कहता है किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है क्या, कभी भी नहीं कहता, जबकि सभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ मेडिसिन तो ऐसी होती है जो फायदा जितना करती हैं उसके मुकाबले नई बीमारी दे जाती है और उस बीमारी की उम्र भर दवा खानी पड़ती है। लेकिन डॉक्टर कोई ये नहीं कहता, क्योंकि डॉक्टर अगर ऐसा कहने लगा तो कोई दवाई लेगा नहीं, दवाई लेगा नहीं उसके पास आएगा नहीं। सो ये आर्ग्यूमेंटेटिव की बात है।
एन आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच हैज ए सिंपल स्ट्रक्चर, 3 इसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने एक्सपोजिटरी की बात की, या दूसरे स्पीचेस में जैसे होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेन टॉपिक पर बात होती है, फिर कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन, इट टेल्स द टॉपिक एंड ओपिनियन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर ट्राइज टू गेन अटेंशन, ही और शी यूजेस ए सिंपल एंड क्लियर स्टेटमेंट, ऑडियंस अंडरस्टैंड्स द पर्पस एंड दे बिकम रेडी टू लिसन। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, स्पीच में इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ड्रामा की इंट्रोडक्शन एक अलग टाइप की होती है। ड्रामा में ऑडियंस की आवाज को कैच करने के लिए, ऑडियंस के ध्यान को कैच करने के लिए, आपने फिल्मों में देखा होगा, जैसे ही फिल्म शुरू होती है, अचानक जैसे ही शुरू हुई तो बड़ी ही जोर की आवाज आती है और एक व्यक्ति, गाड़ी की खिड़की खुलती है, काला जूता उसमें से निकलता है, कदम रखता है, कैमरा उसके कदमों पर होता है, और धीरे धीरे वो 20-25 सेकंड बाद उसकी आवाज आती है। पहले उसकी उसकी शक्ल नहीं दिखाते, शक्ल तो कम से कम 2 मिनट बाद दिखाते हैं। ये एक तरीका होता है जिज्ञासा, कौन है, क्या है, कौन बोल रहा है ना। तो ड्रामा और थिएटर में और इसमें फिल्मों में ऐसा किया जाता है। स्पीच में आदमी इंट्रोडक्शन जितना स्ट्रॉन्ग देगा, जितना बढ़िया देगा, जितना कन्विंसिंग देगा, ऑडियंस का ध्यान उतना ही ज्यादा मिडिल पार्ट में जब आप बोलेंगे तो रहेगा। सेकंड पार्ट इज द बॉडी, it gives the main ideas of the speech, main arguments of the speech, each idea explained with a reason. Speaker also gives examples, example दे करके अपनी बात को explain करता है, arguments देता है एक के बाद। the ideas are in order, they are easy to follow, ideas जो होते हैं वो orderly होते हैं, एक के बाद एक, और the speaker may also talk about the other side, and then he or she also shows why it is not correct. देखिए, कई बार जो आदमी कहता है कि मैं मेरी बात कहूंगा, दूसरों का जिक्र ही नहीं करूंगा, तो दूसरे क्या है वो बात मन में रह जाती है ऑडियंस के। इसलिए आमतौर पर आपने देखा होगा, कोई ऐड आती है तो, जैसे ऐड में देखा होगा आपने कि एक डिब्बा है खांसी की दवा का, उसमें खांसी की दवा की बोतल है, उसको तो हाथ से नीचे फेंक देता है और उसकी जगह दूसरी, औरों को छोड़िए ये वाला लीजिए। तो एक आर्ग्यूमेंट है दूसरों को रिजेक्ट करने का, दूसरों का नाम लेकर के या बिना नाम लिए उनकी कमजोरियां बताना और अपनी स्ट्रेंथ बताना। दूसरों को आप इग्नोर करोगे तो भी दूसरे के मन में रहेगा क्या पता वो बेहतर था, लेकिन सामने वाले स्पीकर ने साफ साफ ये कह दिया कि वो बेहतर नहीं है और लॉजिक दे दिया, तो आपके मन में बात ज्यादा बैठेगी। दिस मेक्स द स्पीच बैलेंस्ड एंड ऑल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट। This part of the third part is conclusion, it brings the speech to an end। third part conclusion होता है, speaker repeats the main idea, he or she uses simple words, speaker may give a suggestion। हाँ, कई बार है ना, कोई भी चीज जैसे आपने इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट दोनों आर्ग्यूमेंट दिया, किसी ने कहा कि आप बताइए मोबाइल के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, आपने फायदे बताए, फिर नुकसान बताए, और फाइनल ओपिनियन आपको देना पड़ेगा अपना, फाइनल ओपिनियन आपको देना पड़ेगा कि फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, आपको क्या करना चाहिए, वो सजेशन होता है। दैट स्पीकर में आस्क द ऑडियंस टू थिंक और एक्ट। कई बार स्पीकर कहता है कि आप सोचिए कि कौन सा बेहतर है, क्या बेहतर है। द एंडिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड स्टे इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस। एंडिंग जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और एंडिंग ऑडियंस के दिमाग में रहनी चाहिए लंबे वक्त तक। The language of an argumentative speech should be very simple, it should be easy to understand। ये तो बात सभी speeches पे लागू होती है। The speaker should use short sentences, everyday vocabulary, tone should be polite। देखिए, आप भले ही किसी चीज के पक्ष में भाषण दे रहे हैं, लेकिन आपकी टोन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को हर्ट करे। मान लीजिए आप सर्दियों के मौसम में आप टोपी बेच रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छी ऊन की बनी हुई टोपियां हैं जो बेचना चाहते हैं, आप एक लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आप लोगों को देखिए ये लोगों ने क्या पहन रखा है, ये देखना लाल टोपी वाले ने क्या पहन रखा है, नीली टोपी वाला इतनी गंदी टोपी पहन रखी है, वो आपके गले पड़ जाएंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपकी टोन, आपकी भाषा किसी को भी हर्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। भले ही आप अपनी टोपी को सबसे बढ़िया टोपी बताओ, पर दूसरे की टोपी के बारे में आलोचना करना, सीधा सीधा नाम लेकर के करना, वो गलत रहता है। टोन जो पोलाइट होनी चाहिए। स्पीकर शुड ऑल्सो बी फर्म। आप अपनी बात पर भी स्थिर रहें, अगर डगमगा गए तो फिर कहेंगे कि आपकी बात में कोई दम नहीं है। आपने कह दिया ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो कोई सा ठीक नहीं है।
द स्पीकर शुड लुक एट द ऑडियंस, दिस हेल्प्स टू बिल्ड अ गुड लिंक, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, द स्पीकर शुड नॉट रीड ऑल द टाइम, ही और शी शुड स्पीक इन अ नेचुरल वे। कई लोग होते हैं ना, जो लीडर कम होते हैं, रीडर ज्यादा होते हैं, कि कागज पर लिख करके ले आते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं, है ना। उनको बोल दो आपने ऑडियंस का थैंक्स करना है, कागज पर लिख के लाएंगे, स्टेज पे उस पे लेक्चर स्टैंड पे कागज रखेंगे, उसमें से पढ़ेंगे थैंक यू। बॉडी मूवमेंट शुड बी सिंपल, इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस। आपका बॉडी मूवमेंट बड़ा नेचुरल होना चाहिए। जब आपको एग्रेसिव होना है तो आपका बॉडी मूवमेंट एग्रेसिव के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको सॉफ्ट और कोमल बोलना है तो बिल्कुल कोमलता के साथ आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। आपको जब बात ऐसी कहनी है जिसमें लोगों के खून उबल जाए, है ना, हमारे देश को कौन ललकार रहा है, तो आपको ऐसी भाषा में बोलना होता है। इन द एंड आर्गुमेंटेटिव स्पीच इज यूजफुल, इट हेल्प्स पीपल टू शेयर आइडियाज, इट ऑल्सो हेल्प्स पीपल टू थिंक, पीपल टू चूज अ साइड। अ गुड स्पीच इज क्लियर, सिंपल, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए उसमें। इट कैन चेंज द माइंड ऑफ द ऑडियंस एंड इट कैन मेक देम अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में भी आपके ऐसा सवाल आ जाए कि एक आर्गुमेंटेटिव स्पीच का एग्जाम्पल दीजिए। कोई एक टॉपिक लें, जैसे स्टूडेंट शुड नॉट यूज मोबाइल फोन्स इन द क्लास। क्लासरूम में बच्चों को मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए। देखिए, कई बार हम यूज करवाते भी हैं। कैसे करवाते हैं कि हमने एक टेक्स्ट है, किताब बच्चों को अवेलेबल है नहीं, बच्चों के पास है नहीं, एक पोइम पढ़ा रहे हैं, उस पोइम का टेक्स्ट किसी के पास नहीं है, 12-15 लाइन की पोइम है, तो हम कह देते हैं कि ओके, आप अपने मोबाइल में, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, आप उसको खोलिए और हम उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से पढ़ना। लेकिन आप वो टेक्स्ट की बजाय छोड़ करके और ही कोई वीडियो देखने लगे, या और ही कोई चैटिंग करने लगे, या मैसेज देखने लगे, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मोबाइल का यूज भी बहुत अच्छा है, मोबाइल का मिस यूज भी बहुत जबरदस्त है। तो आप बोलते वक्त शुरू करेंगे, सुबह का टाइम, आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल, टुडे आई विल स्पीक ऑन द टॉपिक दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट यूज मोबाइल फोन्स इन द क्लासरूम एंड आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस आइडिया। मोबाइल फोन्स आर यूजफुल। अब मेरी टोन को भी देखते जाइए, मैं कैसे बोल रहा हूं, कहां मैं चेंज कर रहा हूं, कहां मैं पोज ले रहा हूं। मोबाइल फोन्स आर यूजफुल बट दे आर ऑल्सो बिग डिस्ट्रैक्शन। Students use phones for games and social media. They lose focus on their studies. They stop listening to the teacher. They miss important points. And this affects their learning. And it also affects their results. Some people say that mobile phones help in study and they give quick information. This is true, but students often misuse them. They open other apps, they waste time, so the harm is greater. The benefit is less in the classroom. Mobile phones also disturb discipline. They create noise in the classroom. A ringing phone breaks attention. It disturbs both the teacher and the students. Learning needs peace. देखिए, समझदार लोगों के स्टडी रूम में खिड़की नहीं हुआ करती है, रोशनदान हो सकता है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। और कमरा जितना छोटा हो उतना ज़्यादा अच्छा है, अगर पॉसिबल हो तो। रिंगिंग फोन अटेंशन को ब्रेक करता है, इट डिस्टर्ब्स बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। लर्निंग के लिए पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए, एंड फोन डिस्ट्रॉयज द पीस। हमें मालूम है कि फोन, देखिए, टू टू बजा कि हम उसमें देखने लगे कि क्या आया है, किसका मैसेज आया है, कौन है, क्या है। टीचर्स वर्क हार्ड एंड दे ट्राई टू एक्सप्लेन लेसन्स क्लियरली। Students should respect this effort and they should pay full attention. If students use phones, then they show carelessness and they do not learn properly. School should make strict rules and they should limit phone use in classrooms. Students can use phones after the class. They can use them at home for study. This will create balance and it will improve learning. देखिए, आयरनी ये है कि जो बच्चे तेज तर्रार होते हैं, जिनको थोड़ा सा डायरेक्शन देने पर जो अच्छा काम कर लेते हैं, वो बच्चे क्लास में फोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जो भोले भाले बच्चे होते हैं, जिनका दिमाग कंट्रोल में नहीं होता है, जिनका अपना दिल उनके कंट्रोल में नहीं होता है, वो फटाफट टीचर की बात को इग्नोर करके मोबाइल खोल लेते हैं।
समझ पहले ही नहीं आ रहा था, कंट्रोल दिमाग पर, दिल पर पहले ही नहीं था, और उधर से डिस्ट्रैक्शन हो गया, देखा फ्रेंड का मैसेज आया हुआ है, क्या आया हुआ है, सारा दिमाग वहीं चला गया, जो टीचर बता रहा है वो सिर के ऊपर से निकले जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके बॉडी से कहीं टकरा ही नहीं रहा है। तो भोले लोगों के लिए मोबाइल ज़्यादा खतरनाक है। दस मोबाइल फोन्स आर हेल्पफुल टूल्स, बट दे शुड नॉट बी यूज्ड इन क्लास। देखिए, हमने ऑल टुगेदर मोबाइल फोन को रिजेक्ट नहीं किया है, हमने कहा है बहुत डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन हेल्पफुल टूल्स है ये हमने स्वीकार किया है, यही आर्गुमेंटेशन है। दे डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स एंड दे रिड्यूस लर्निंग, सो स्टूडेंट्स शुड कीप फोन्स अवे, दे शुड फोकस ऑन देयर स्टडीज। फाइनल सेंटेंस आपका बिल्कुल कंक्लूडिंग फॉर्म में होना चाहिए। आप क्या क्या आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं मोबाइल फोन के पक्ष में, मोबाइल फोन के विपक्ष में, आपके आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। 5 7 10 बातें जो आपको करनी है हेडिंग के रूप में उनका यूज करते हुए, सबसे पहले वो हेड सेंटेंस बोल करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने भाषण में, अपनी बात में, आज के विचार में मैंने जो बातें बताई, मेन आइडियाज कंक्लूजन में जब हम समाप्त करते हैं तो हम कहते हैं मोबाइल फोन्स डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्टडीज, students lose focus when they use phone in the classroom, phones reduce attention to the teacher's explanation, they create unnecessary noise and disturbance, students get distracted to newly arrived messages or notifications, phones can lead to चीटिंग ड्यूरिंग क्लास वर्क। अब क्लास में ऐसा भी कोई खुरापाती हो सकता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसका कोई खोल करके देख लिया, एक ऐसा टर्म निकाल लिया बीच में, और टीचर को बार बार पूछ रहा है जी ये क्या होता है जी, या वो क्या होता है जी, वो फलाना कौन से सन में हुआ था जी, फलाने राजा का बेटा तो ये था पर पोते का क्या नाम था जी। इस तरह के खुरापात भी क्लास में हो सकता है, कोई बच्चा कर सकता है, क्योंकि फ़ोन आगे से आगे जो जानकारी उसके दिमाग में नहीं उसको आगे दिए जा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है टीचर को टॉर्चर करने में, सारी क्लास का ध्यान भंग किए जा रहा है, जो बात बताना चाह रहे हैं वो बताने नहीं दे रहा है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। दे रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स। और आजकल देखा होगा आपने, ट्रेन में, बस अड्डे पे, क्लासरूम में, पार्क में, सब जगह लोग अपने फ़ोन में घुसे रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है। स्टूडेंट्स बिकम लेस एक्टिव इन द क्लासरूम डिस्कशन। जब आपका ध्यान फोन में है तो डिस्कशन या क्लासरूम में क्या हो रहा है आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। फोन्स वेस्ट वैल्यूएबल स्टडी टाइम, दे नेगेटिवली अफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। इन सब बातों के साथ हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मोबाइल अच्छा टूल तो है, परंतु ये डिस्ट्रैक्टिव है, ये बच्चे के ध्यान को भटकाता है और बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है।